हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बात कर रहे थे अपन हिंदी साहित्य के इतिहास की। जी हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास है जो फर्स्ट ग्रेड ले लो, आप सेकंड ग्रेड ले लो, उसमें 50% सिलेबस कवर करता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि इसमें केवल रचनाएं आती है। जी हाँ, इसमें केवल रचनाएं नहीं आती, इसके अलावा उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, उससे संबंधित भी इसमें क्या होते हैं, प्रश्न आते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने पर मैं आपको ये बताऊंगा कि साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई है, इतिहास शब्द है क्या, कैसे ये हिंदी साहित्य में आया, इतिहास में आया। तो उसी उन सब बातों के जो जो आपके मन में प्रश्न उठेंगे उसके माध्यम से चलते हुए मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत करता हूं। हाँ जी, आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूं बाकी सिलेबस को आप कवर कर लोगे। यानी ये जो सिलेबस का है, जो एक मेजर पार्ट है जिसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या, उसको समझने से पहले आपको इतिहास शब्द देखना है। जी हाँ, इतिहास शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है इति और दूसरा है हास। जी हाँ, इति की बात करें अपन तो इति का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। जी हाँ, और हास का मतलब है, हास का मतलब है पतन, पतन का मतलब जो हो चुका है। यानी अब देखो, इतिहास शब्द देख रहे हैं, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है इति और दूसरा है हास। इति का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था, यानी पहले हो चुका, यानी जो है वो क्या था, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा, यानी जो गठित हो गया वो ऐसा ही होगा। यानी इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि इतिहास के अंतर्गत जो घटनाएं घट चुकी है उनको शामिल किया गया है। अब यह है कि इसमें कौन सी घटनाएं घटित है, कि यथार्थ है, काल्पनिक है। तो देखो, इतिहास शब्द है वो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, उसके अंतर्गत जो स्पष्ट यानी जो यथार्थ में घटित हुआ है उसको सम्मिलित किया गया है। बात करें थे हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो इतिहास का शाब्दिक है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। तो समझ आ गया, इति और हास से आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा, यानी जो पूर्व में जो घटित हो चुका है उसके बारे में ये क्या कर रहा है, इतिहास बात कर रहा है। अब इन जो ये दो शब्दों का अर्थ देखा, इससे ये बात स्पष्ट हो गई। इससे देखो दो बातें स्पष्ट हो रही है। दो कौन सी बातें स्पष्ट हो रही है, दो बातें ये स्पष्ट हो रही है। एक तो ये है कि इतिहास का संबंध अतीत से है, क्योंकि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा, यानी जो पहले घटित हो चुका उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसका एक तो ये अर्थ निकल रहा है कि इसका संबंध किससे है, अतीत से है। ठीक है। दूसरा, इसका अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। यानी इससे दो बातें स्पष्ट हो रही है। एक तो यह है, एक बात तो यह है कि इतिहास का संबंध अतीत से है। हाँ जी, दो बातें स्पष्ट हो रही है। पहली बात तो यह है कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध अतीत से है। जी हाँ, पहली बात। दूसरी बात आपको समझ में आ रही होगी
कि इतिहास के अंतर्गत केवल वास्तविक, यानी इतिहास के अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। हाँ जी, बात समझ में आ गई। यानी इतिहास ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा, इससे दो बातें स्पष्ट हो रही है। एक तो ये है कि इतिहास का संबंध किससे है, इतिहास का संबंध अतीत से है, यानी जो पहले गठित हो गया उससे संबंधित है। अब वो जो गठित हुआ है वो कौन सी घटनाएं हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। यानी इतिहास के अंतर्गत किसको, केवल वास्तविक या जो यथार्थ में जो गठित हुआ है, जो घटनाएं गठित हुई है, उनको ही इसके अंतर्गत क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। यानी जो किंवदंतियां थी, यानी जो काल्पनिक बातें थी, उनको इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी उस समय, किस समय जो इतिहास गठित हुआ है, यानी उनमें सभी लिखित, यानी कि इसके अंतर्गत किनको सम्मिलित किया जाएगा, जो लिखित या, यानी जो लिखित में जो प्रमाण मिलते हैं या जो मौखिक व्रतों, यानी एक तो यह है कि जो लिखित में प्रमाण मिले हैं, जैसे शिलालेख मिला हो या कोई पांडुलिपि मिली हो, कुछ भी अगर लिखित में मिला है उसको इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा है जो मौखिक वृत्तों हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। यानी इतिहास में दो बातों को सम्मिलित किया गया है। पहली बात तो यह है कि इसके अंतर्गत क्या है कि मौखिक और लिखित दोनों व्रतों को इसमें अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यानी जो मौखिक व्रत है, जो ये स्पष्ट होता है कि ये सत्य बात है, उसको इसके अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यानी किसको सम्मिलित किया गया है, जिनकी यथार्थ परिस्थितियों व जिनका संबंध यथार्थ या परिस्थितियों की घटनाओं से है। जी हाँ, अपन बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की, और हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने आपको ये बताया कि जो इतिहास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इति और दूसरा है हास। इति का मतलब ये था ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। उससे ये बातें स्पष्ट हो रही थी कि ये जो इतिहास है, जो पुरानी घटनाओं के इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। दूसरी बात ये सामने निकल के आई कि जो पुरानी घटनाएं सम्मिलित किया गया है, तो किन घटनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला था कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध अतीत से है। दूसरा है इतिहास के अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं को ही इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब देखो किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है, जो लिखित या मौखिक व्रतों उनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जो उस समय की जो परिस्थिति थी उनको बयां करती है, उनको इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो आपको यहां पर यह बात समझ में आ गई होगी कि इतिहास में इतिहास क्या है, या इतिहास के अंतर्गत किन घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। हाँ जी, आगे बात करते हैं जो घटनाओं को। यानी अब इससे एक बात ये स्पष्ट हो गई है कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति वर्णन
विवरण, विवेचन, विश्लेषण जो कि काल विशेष या काल क्रम की दृष्टि से किया गया हो वह क्या कहलाता है? वह इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास के किसी भी तत्व प्रवृत्ति एवं विवरण का परिस्थिति एवं काल विशेष या काल क्रम की दृष्टि से किया गया हो वो क्या कहलाता है? वो इतिहास कहलाता है। यानी इससे बात ये समझ में आ रही है कि अतीत के किसी भी तत्व तथ्य या प्रवृत्ति, विवरण, विवेचन या विश्लेषण जो किया गया है उसको एक काल विशेष या काल की क्रम की दृष्टि से उसका क्या किया गया हो, उसको लिखा गया हो, वह क्या कहलाता है? वह इतिहास कहलाता है। अभी आपके जो इतिहास है उसकी भूमिका समझ में आ रही है। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू नहीं किया, अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं इतिहास क्या है। अब इसमें दूसरा ये है कि जो इतिहास है वो किसका लिखेंगे अपन? हिंदी साहित्य का। हाँ, हिंदी साहित्य का। अब इतिहास का सब बात समझ में आ गई कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, ऐसा ही यानी जो पुराने काल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके के बारे में क्या किया जाता है, उसका विवेचन किया गया है। अब अपन इतिहास में देख रहे हैं तो इतिहास दर्शन की रूपरेखा देखेंगे। यानी जो इतिहास जो देखने का नजरिया है या जो देखने की दृष्टि है उसको किस रूपरेखा के माध्यम से देखा गया है। यानी अगला पॉइंट है इतिहास दर्शन की रूपरेखा। हाँ जी, इतिहास दर्शन की रूपरेखा। इतिहास दर्शन में जो विभिन्न विद्वान थे उनके अनुसार क्या था? विभिन्न विभिन्न प्रकार की रूपरेखाएं थी। जैसे विभिन्न, अब देखो जो इतिहास है उस समय के जो लेखक थे या जो विद्वान थे उनकी दृष्टिकोण के आधार पर लिखा गया है। जो जो समय परिवर्तित होता चला जाता है या जो जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो वो जो देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। यानी अपन बात करें 10 साल की तो 10 साल पहले इतिहास का दृष्टिकोण अलग था। अगर आज की बात करें तो आज का दृष्टिकोण क्या है? अलग है। यानी जो इतिहास दर्शन की जो रूपरेखा में जो दृष्टिकोण है ना रूपरेखा का, वो क्या होता है? काल विशेष परिस्थिति के अनुसार क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। यानी इतिहास के अध्ययन में जो विभिन्न विद्वान थे उन्होंने अपने दृष्टिकोण के आधार पर इसकी रूपरेखा निर्धारित की है। यानी जो विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं ये दृष्टिकोण समय समय पर बदलते रहते हैं। यानी इतिहास के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण होते हैं वो क्या होते रहते हैं? समय समय पर ये दृष्टिकोण क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। और इसी तथ्य के आधार पर हिंदी जो दर्शन, इतिहास जो दर्शन विषय है उसकी स्थापना हुई है। यानी ये जो दृष्टिकोण है इन दृष्टिकोणों
के आधार पर इतिहास, ये जो दृष्टिकोण है इनके आधार पर इतिहास दर्शन की स्थापना हुई है। इतिहास दर्शन की स्थापना हुई है। यानी ये जो विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण थे इसी के आधार पर क्या हुई है, दर्शन शास्त्र की भी स्थापना हुई है। यानी प्राचीन काल में क्या था कि प्राचीन काल में इतिहास को एक अलग विषय माना गया था। जो जो दृष्टिकोण परिवर्तित हो गए तो कभी इसको कला के साथ जोड़ा गया, कभी इसको विज्ञान के साथ जोड़ा गया, कभी इसको दर्शन के साथ जोड़ा गया। यानी समय समय पर जो दृष्टिकोण परिवर्तित हुए लोगों के, तो उसके अनुसार जो इसकी रूपरेखा थी उसमें भी परिवर्तित होता चला गया। यानी प्राचीन काल में इतिहास को एक अलग से मान्यता प्राप्त थी। जो जो दृष्टिकोण परिवर्तित हुए तो लेखकों व विद्वानों के द्वारा कभी इसको कला के साथ जोड़ा गया, कभी इसको चित्रकला के साथ जोड़ा गया, कभी इसको विज्ञान के साथ जोड़ा गया, तो कभी इसको किसके साथ जोड़ा गया, दर्शन के साथ जोड़ा गया। इसी प्रकार इतिहास दर्शन की क्या हुई, स्थापना हुई। यानी जो जो दृष्टिकोण थे उन दृष्टिकोणों के आधार पर इतिहास की रूपरेखा निर्धारित की गई। अब बात करें अपने जो दर्शन जो रूपरेखा थी, यानी जो देखने का जो दृष्टिकोण था, ये जो देखने का दृष्टिकोण था इसके आधार पर जो देश या जो उस समय के क्षेत्र विशेष थे उनके अनुसार भी क्या था, अलग अलग देशों के आधार पर उनका अलग अलग दृष्टिकोण बटा हुआ था। तो अब अपन बात करें इतिहास के प्रति भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था। हाँ जी, इतिहास के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण। जी हाँ, जो इससे पहले पढ़े अपन अभी दूसरे पहले टॉपिक में देख रहे थे कि किस प्रकार दृष्टिकोण। हाँ जी, बात करेंगे इतिहास के प्रति जो भारतीय लोग थे उनका दृष्टिकोण प्रकार से था। जी हाँ, जो इतिहास के प्रति जो भारतीय लोगों का दृष्टिकोण था प्राय आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है। यानी इतिहास के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण प्राय आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है। हाँ जी, जो भारतीय लोगों का जो दृष्टिकोण था वो इतिहास के प्रति रहा है। इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी, ये आदर्शवादी या आध्यात्मिकवादी इनका क्या रहा है, दृष्टिकोण रहा है। यानी भारतीय लोग जब इतिहास को देखते थे तो वो किस आधार पर देखते थे, आदर्श मूलक एवं आध्यात्मिकवादी उनका दृष्टिकोण रहा है। यानी जो भारतीय जो सभ्यता जो संस्कृति में प्राय सामयिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है और उसी आधार पर जो भारतीय लोगों का दृष्टिकोण था वो किस प्रकार रहा है, वो रहा है आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी उनका क्या रहा है, दृष्टिकोण रहा है। यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में भारतीय सभ्यता
एवं संस्कृति में प्राय सामयिक तत्वों की अपेक्षा प्राय सामयिक तत्वों की अपेक्षा किस पर रहा है? चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व, अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को महत्व दिया गया है। हाँ जी, बात कर रहे थे जो भारतीयों का दृष्टिकोण कैसा रहा था? भारतीयों का दृष्टि आदर्श मूलक एवं आध्यात्मिकवादी इनका इतिहास के प्रति दृष्टिकोण रहा था। जी हाँ, जो भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो सभ्यता व संस्कृति में क्या है कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति में सामयिक तत्वों की अपेक्षा, किसको? सामयिक तत्वों की अपेक्षा, जो सामयिक तत्व है उनकी अपेक्षा किस पर बल दिया गया है? उसकी अपेक्षा चिरंतन मूल्यों पर क्या किया गया है? अधिक महत्व दिया गया है। यानी जो भारतीय लोग थे, सामयिक तत्वों की अपेक्षा किस पर बल दिया है? इन्होंने चिरंतन मूल्यों को पर क्या किया है? अधिक बल दिया गया है। और जो भारत के जो प्राचीन इतिहासकार थे वो सत्य शोध तक ही सीमित नहीं थे, वरन वो शिवम समुद्र के समन्वय के लिए भी क्या करते थे? बराबर चेष्टा करते थे। यानी जो भारतीय जो इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार, जो भारतीय इतिहासकार थे वो सत्य शोध तक इतिहासकार शोधक तक ही सीमित सत्य शोधक तक ही सीमित नहीं रहे, वरन सत्य शिवम सुंदरम की भी बराबर चेष्टा करते रहे हैं। हाँ जी, बात कर रहे थे भारतीय इतिहासकारों की, तो भारतीय इतिहासकार क्या थे? भारतीय इतिहासकार सत्य शोध तक ही सीमित नहीं थे, वरन वो क्या थे? सत्य शिवम सुंदरम की भी क्या करते थे? बराबर चेष्टा करते थे। यानी ये सत्य शोधक के अलावा भी क्या करते थे? जो सत्य शिवम जो सुंदरम है उसकी भी क्या करते थे? बराबर चेष्टा करते थे। यानी इससे ये बात साफ है कि जो भारतीय इतिहासकारों ने अपनी संस्कृति एवं जीवन आदर्श अनुरूप ही इतिहास का क्या किया है? संश्लेषण किया है। यानी जैसे भारतीय जो संस्कृति में अपने जीवन के जो आदर्शों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं आदर्शों के अनुरूप इन्होंने किसको स्थापित किया गया है? इन्होंने इतिहास को स्थापित किया गया है। और उन्हीं आदर्शों के आधार पर इन्होंने क्या किया? जो संश्लेषण समन्वय का जो दृष्टिकोण है उसका परिचय देते हुए सत्य शिवम सुंदरम के समन्वय का क्या किया है? इन्होंने प्रयास किया है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो भारत का जो इतिहास है वो किस पर आधारित है? वो वहां की जो संस्कृति या जो जीवन के जो आदर्श मूल्य है उनके अनुरूप ही किसको स्थापित किया गया है? इतिहास को स्थापित किया गया है। यानी उनका समन्वय का दृष्टिकोण देते हुए किसको स्थापित किया गया है? सत्यम शिवम सुंदरम को स्थापित किया गया है। तो भारतीय दृष्टिकोण आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जो भारतीय दृष्टिकोण, अगर प्रश्न आ जाए भारतीय दृष्टिकोण जो इतिहास था वो किस आधार पर था? तो संस्कृति जीवन आदर्श के अनुरूप वो क्या करते थे? वो इनको बराबर चेष्टा करते थे। तो ये तो था भारतीय लोगों का दृष्टिकोण कि जो भारतीय लोग थे उनका इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण था।
अब बात करेंगे जो इतिहास के प्रति जो पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या था। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण, जो पश्चिमी देशों के जो लोग थे उनका इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने थोड़ी देर पहले किया था कि जो भारतीय लोग हैं उनका इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण था। अब बात करें हैं पाश्चात्य यानी जो विदेशी लोग थे, जो विदेशी संस्कृति के लोग थे, उनके अनुसार इतिहास का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अब इसमें देखो पूर्व वाले जो सेंटेंस है उसको जोड़ रहा हूं कि जहां पर भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण आदर्शवादिता की प्रमुखता रही है, वहीं पाश्चात्य जो इतिहासकार है वो क्या करते थे, इसका दृष्टिकोण यथार्थवादी देखते थे। जी हाँ, भारतीय लोग इतिहास को यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुरूप देखते थे। वहीं पाश्चात्य इतिहासकार जो यथार्थवादी दृष्टिकोण देखते थे, तो उसी प्रकार जो पाश्चात्य दृष्टिकोण थे वो पाश्चात्य इतिहासकार इतिहास को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते थे। इससे ये बात समझ में आ रही होगी कि जो भारतीय इतिहासकार थे वो तो वहां की जो संस्कृति या जो जीवन है, जो मूल्य के जो आदर्श थे उसके अनुरूप इतिहास को स्थापित किया गया है, जबकि जो पाश्चात्य लोग थे वो तो ये मानते थे कि जो यथार्थ में जो गठित हुआ है वो ही क्या कहलाता है, वो इतिहास कहलाता है। और भारतीय लोग अपने जो जीवन के जो मूल्य थे उनके अनुरूप इतिहास को स्थापित किया गया है। और इतिहास जो पाश्चात्य इतिहासकार है वो इतिहास को किस आधार पर देखते थे, वो इतिहास को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते थे, यानी जो गठित हुआ है उसके अनुरूप ही ये क्या मानते थे, इतिहास को मानते थे। अब पाश्चात्य इतिहासकारों में बात करें, इतिहास के जो प्रथम विद्वान है या इतिहास के जनक, इतिहास के जनक कौन है, हीरोडोटस या हीरोडोटस। तो हीरोडोटस जो यूनानी विद्वान थे वो क्या थे, वो इतिहास के जन्मदाता माने जाते हैं। इनका समय था 456 से 56 ईस्वी से 545 ईस्वी पूर्व तक इनका समय माना जाता है। यानी जो इतिहास के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, हीरोडोटस। ये यूनान के विद्वान थे और उनका समय था 456 ईस्वी से 545 ईस्वी तक इनका क्या माना जाता है, इनका समय माना जाता है। इन्होंने खोज व गवेषणा, यानी इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना खोज या जो गवेषणा या अनुसंधान, खोज व गवेषणा या अनुसंधान, खोज गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ को, अनुसंधान के अर्थ को ग्रहण करते हुए
इतिहास का खोज, गवेषणा एवं अनुसंधान के अर्थ को ग्रहण करते हुए इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित करते हुए इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए हैं। हाँ जी, बात कर रहे थे अपन पाश्चात्य दृष्टिकोण में, और पाश्चात्य दृष्टिकोण में मैंने आपको यह बताया था कि जिस प्रकार भारतीयों का दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा था, उसी के विपरीत जो पाश्चात्य लोगों का दृष्टिकोण था वो क्या रहा था, उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा था। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि पाश्चात्य इतिहासकारों का इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तो पाश्चात्य लोगों का इतिहास के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रहा था। और पाश्चात्य विद्वानों में बात करें हीरोडोटस की, तो हीरोडोटस इतिहास के क्या माने जाते हैं, इतिहास के जनक माने जाते हैं। और 456 ईस्वी से 545 ईस्वी पूर्व तक क्या माना जाता है, इनका समय माना जाता है। और हीरोडोटस ने क्या किया था, इन्होंने खोज गवेषणा, देखो क्या क्या माना इन्होंने माना खोज गवेषणा अनुसंधान के अर्थ को ग्रहण करते हुए इतिहास के कितने लक्षण निर्धारित किए, वही इतिहास के इन्होंने 4 लक्षण निर्धारित किए। और इन्हीं 4 लक्षणों के आधार पर इन्होंने इतिहास की जो परिभाषा है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो हीरोडोटस जो विद्वान थे, उन्होंने इतिहास के कितने लक्षणों की बात की, इन्होंने 4 लक्षण बताए। किस आधार पर बताए, उन्होंने बताया गवेषणा, खोज, अनुसंधान के आधार पर इतिहास के क्या बताए, 4 लक्षण बताए। तो देखो कौन कौन से 4 लक्षण है। पहला लक्षण है इतिहास वैज्ञानिक विधा है। इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, यानी ये इतिहास को क्या मानते हैं, इतिहास को एक वैज्ञानिक विधा मानते हैं। अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। हाँ जी, इन्होंने पहला लक्षण ये माना कि जो इतिहास है वो क्या है, एक वैज्ञानिक विधा है, और इसकी पद्धति कैसी होती है, इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। इन्होंने दूसरा माना यह मानव, यानी दूसरा लक्षण ये माना कि यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण, मानव जाति से संबंधित होने के कारण यह मानवीय विधा है। हाँ जी, दूसरा लक्षण इन्होंने ये माना कि इतिहास किससे संबंधित है, इतिहास मानव जाति से संबंधित है, अतः ये किसकी विधा होगी, ये है मानवीय विधा माना है। पहला लक्षण क्या माना इन्होंने, पहला लक्षण माना कि यह एक वैज्ञानिक विधि है, और विज्ञान की क्या होती है भाई, विज्ञान की आलोचना होती है। तो इसकी पद्धति कैसी होगी, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, और इसकी पद्धति कैसी होनी चाहिए, इसकी पद्धति आलोचनात्मक होगी। दूसरा माना कि यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण क्या है, मानवीय विधा है। तीसरा है यह तर्क संगत है, यह तर्क संगत है। तीसरा इन्होंने क्या माना, तीसरा इन्होंने माना यह तर्क संगत है, इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। यानी इन्होंने जो ये
निर्धारित कहता है कि इतिहास यथार्थवादी है, वो ये चार आ रहे हैं। चार लक्षण निर्धारित किए गए थे, जिसमें पहला था इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति कैसी होगी, इसकी पद्धति आलोचनात्मक होगी। दूसरा है यह मानवीय जाति से संबंधित होने के कारण क्या है, मानवीय विधा है। तीसरा है यह तर्कसंगत है, इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित है। यह चौथा है यह अतीत से संबंधित है, यानी ये माना यह अतीत के आलोक में, यह अतीत के आलोक में भविष्य का, यानी अतीत के आलोक में भविष्य का प्रकाश डालते हैं। आलोक में भविष्य, आलोक में भविष्य का प्रकाश डालते हैं, अतः ये क्या है, अतः ये शिक्षाप्रद है। यानी इन्होंने जो चार लक्षण निर्धारित किए गए हैं, उन चार लक्षणों का एक एक का तर्क संगत के माध्यम से प्रमाण स्पष्ट किया है। यानी इन्होंने क्या किया था, खोज, गवेषणा या अनुसंधान के आधार पर इतिहास के चार लक्षण निर्धारित किए थे। और वो चार लक्षण कौन कौन से हैं, जिसमें चार लक्षणों में पहला है इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, तो इसकी पद्धति कैसी होगी, इसकी पद्धति आलोचनात्मक है। जी हाँ। दूसरा है यह मानवीय जाति से संबंधित, यानी उन्होंने ये माना कि इतिहास किसका लिखा जाएगा, ये तो मानव के ऊपर लिखा जाएगा, तो ये विधा भी किसकी मानी, ये मानवीय विधा है। ठीक है। प्रश्न यहाँ पर नेट वगैरह में कई बार आया है कि जो हीरोडोटस ने खोज, गवेषणा या अनुसंधान के आधार पर जो इतिहास के जो चार लक्षण निर्धारित किए गए थे, निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। हाँ जी। तीसरा है यह तर्क संगत पर आधारित है, इसमें तथ्य और निष्कर्ष किस पर आधारित होते हैं, तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथा है यह अतीत के आलोक में भविष्य का क्या डालते हैं, भविष्य का प्रकाश डालते हैं, अतः ये क्या है, यह एक शिक्षाप्रद विद्या है। यानी इससे क्या मिलती है, इससे शिक्षा भी प्राप्त होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी जो विदेशी विद्वान थे, यानी जो पाश्चात्य दृष्टिकोण थे, उसके आधार पर अपन इतिहास का दृष्टिकोण देख रहे हैं, और उसी के आधार पर इतिहास के कितने लक्षण निर्धारित किए गए हैं, उसी के आधार पर इतिहास के चार लक्षण निर्धारित किए गए हैं। हाँ जी। अब पाश्चात्य विद्वानों की बात करें तो एक विदेशी विद्वान थे तेन, इन्होंने भी इतिहास के मूल रूपों से जो तीन तत्व थे उनमें सामंजस्य बिठाने का स्थापित किया है। यानी विदेशी विद्वान तेन महोदय ने जो इतिहास है, तेन महोदय के अनुसार इतिहास के मूल रूप, महोदय के अनुसार इतिहास के मूल में तीन तत्व विद्यमान है। इतिहास के मूल में कितने तत्व विद्यमान है भाई, तीन मूल तत्व है, और उनके मध्य इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनके मध्य सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है। और वो कौन कौन से हैं, पहला है जाति, पहला तत्व क्या है, जाति। दूसरा है क्षण, दूसरा है क्षण, और तीसरा है वातावरण। क्षण, जाति,
क्षण और वातावरण, इन तीन के आधार पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इतिहास में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है। और तेन मोदे ये मानते हैं कि ये जो तीन तत्व हैं इनके आधार पर ही इतिहास का दृष्टिकोण इन्होंने भली भांति स्पष्ट किया है। यानी तेन मोदे ने यह भली भांति स्पष्ट किया है कि किसी भी साहित्य इतिहास को समझने के लिए, यानी किसी भी जो साहित्य का जो इतिहास है उसको समझने के लिए वहां की जो जातीय परंपरा है, राष्ट्रीय या सामाजिक जो वातावरण है उसका अध्ययन करना भी क्या है, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना जरूरी है। यानी किसी भी देश का आप साहित्य पढ़ रहे हैं, उस साहित्य को पढ़ने के लिए जो वहां की जो जातीय परंपरा है, क्षण का मतलब है जो समसामयिक की जो घटनाएं हैं, और वातावरण यानी वहां का जो सामाजिक परिवेश है उसका जो परिस्थितियां है उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो तीन तत्व हैं किसी भी देश का साहित्य तेन मोदे के अनुसार किसी भी देश का साहित्य वहां की जातीय परंपराएं, समसामयिकी एवं सामाजिक वातावरण को समझना होगा। यानी तेन मोदे ये मानते हैं कि किसी भी देश का अगर आप साहित्य पढ़ रहे हो तो वहां का साहित्य तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला है जाति, दूसरा है क्षण समसामयिकी सामयिकी, और तीसरा है वातावरण। अगर ये तीन तत्व आपको आसानी से समझ में आ गए तो किसी भी देश का साहित्य है वो आप क्या कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। तेन मोदे के अनुसार इतिहास में कितने तत्व हैं, तीन तत्व हैं, और उन्हीं तीन तत्वों के इर्द गिर्द वहां का साहित्य क्या होता है, वहां का साहित्य घूमता है। तो तेन मोदे के अनुसार जो तीन तत्व थे उनके आधार पर किस प्रकार बताया कि इनके अनुसार किसी भी देश की जातीय परंपराएं, समसामयिकी या वहां की जो सामाजिक वातावरण है उसके आधार पर इन्होंने क्या किया है, तीन तत्वों के आधार पर सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है। यानी तीन मोदे ने बताया कि वहां किसी भी परंपराओं को किया जा सकता है। अब ये तो था इतिहास। अब जो इतिहास लिखा गया है उसकी जो लेखन पद्धति है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो देखो इतिहास लेखन की पद्धतियां, यानी जो इतिहास जो लिखा गया है वो किन पद्धतियों के आधार पर लिखा गया है या किस किस पद्धति के आधार पर लिखा गया है, तो उनके ऊपर मैं आपको एक एक जो पद्धति है उसके बारे में बताऊंगा। जिसमें पहली पद्धति है वर्णानुसार। जो वर्ण है उसके आधार पर इस पद्धति का निर्धारण किया गया है। तो वर्णानुसार पद्धति का क्या है, इस पद्धति में जो भी कृतिकारों का जो परिचय उनके नाम के प्रथम के आधार पर किया गया है। यानी इस पद्धति में कृतिकारों का परिचय इस पद्धति में लेखकों का, इस पद्धति में लेखकों का परिचय उनके नामों के प्रथम वर्ण, जो नाम का जो प्रथम वर्ण है उसके आधार पर किया गया है। नामों के प्रथम वर्ण के आधार पर किया गया है। यानी जो
इस पद्धति में क्या किया गया है, जो लेखकों का जो परिचय है उनके जो नाम का जो प्रथम वर्ण है उसके आधार पर किया गया है। यानी उसका क्रम किस प्रकार से, जैसे कबीर, केशव, केदारनाथ, कुंवर नारायण। यानी इस पद्धति में क्या किया जाता है, जो साहित्य का क्रम है वहां में जो वर्ण है वर्ण के आधार पर किया गया है। जैसे क वर्ण से स्टार्ट किया तो क पे जितने भी लेखक आ रहे हैं उनको एक वर्ग में विभाजित किया गया। अगला वाला जो ख में आया उसमें विभाजित किया। जैसे इसमें निर्धारित किया जो कबीर, केशव, ये जो क वर्ण के आ रहे हैं उनको इन्होंने क्या किया, एक जगह स्थापित किया गया। तो ये पद्धति कौन सी कहलाती है, ये पद्धति वर्णानुसार पद्धति कहलाती है। यानी इस पद्धति के माध्यम से इस पद्धति के माध्यम से लिखे गए प्रसंग ग्रंथों का साहित्य ग्रंथ नहीं माना गया। इस पद्धति के माध्यम से लिखे गए ग्रंथों को ग्रंथ नहीं माना गया, अपितु उन्हें साहित्य कोश का नाम दिया। यानी इस पद्धति में जो भी ग्रंथ लिखे गए उनको ग्रंथ नहीं मानकर उनको क्या माना गया, उनको एक साहित्यकारों का कोश माना गया। हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहासकार ग्रंथ है गारसदा तासी व द्वितीय इतिहासकार जो शिव सिंह सेगर है, हिंदी साहित्य में प्रथम इतिहासकार गारसद तासी एवं द्वितीय शिव सिंह सेंगर के द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया गया। यानी जो इतिहासकार में जो प्रथम इतिहासकार था गारसद तासी व दूसरा इतिहासकार था शिव सिंह सेगर ने क्या किया था, इस पद्धति का इन्होंने क्या किया था, इस पद्धति का प्रयोग किया था और उनके ग्रंथों में ये पद्धति मानी जाती है। अब इस पद्धति के देखो दोष क्या है, इस पद्धति का पहला दोष है दोष में क्या क्या आएगा, यह एक इतिहास लेखन की यह एक दोषपूर्ण व एकांकी व अविकसित प्रणाली मानी गई है। इतिहास लेखन की यह दोषपूर्ण एवं एकांकी प्रणाली मानी गई है। यानी इस प्रणाली को क्या माना गया है, इस प्रणाली को एक दोषपूर्ण व एकांकी प्रणाली मानी गई। इसमें व्यवस्थित कालखंडों का उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें व्यवस्थित कालखंडों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया, इसमें तो जो एक वर्ण के आधार पर आ रहे हैं, कालखंडों का कहां से करेंगे, जैसे जो कोई 1300 में आ रहा है कोई 1500 में आ रहा है, उनको एक जगह स्थापित कर दिया। तो इसमें जो व्यवस्थित कालखंड है उसका प्रयोग इस प्रणाली के अंतर्गत नहीं किया गया है। इसके ये दोष थे, ये प्रणाली थी वर्णानुसार प्रणाली
और दूसरी पद्धति देखेंगे काल कर्मानुसार। आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली वाली क्लास में ये प्रणालियां पद्धतियां हैं उनको पूरा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।